1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि भारत पर भारतीयों के बिना रूल करना आसान नहीं है। इसलिए अब उन्होंने सोचा कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया जाए और इसके लिए 3 नए एक्ट लाए जाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें सबसे पहले आएगा 1857 के बाद 1858 का एक्ट के 2-3 साल में ही 1861 का सबसे पहला इंडियन काउंसिल एक्ट। तो 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं, एक 1861 में, एक 1892 में और आखिरी 1909 में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री जो कि इंडिया की है उसको चेंज कर देगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। नाउ 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को बढ़ा दिया गया। पहले इनिशियली 4 सदस्य थे, अब 1 सदस्य और बढ़ाकर 4 से 5 कर दिया। वहीं अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एनलार्ज करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया और इसमें एडिशनल मेंबर्स जो कि नॉमिनेट किए जाने थे गवर्नर जनरल के द्वारा, उनका प्रोविजन रखा गया। मतलब कि अब भारतीयों को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, आधे नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट, इलेक्शन नहीं है, नॉमिनेट होकर वो आएंगे इंडियन काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और पहले जो 3 व्यक्ति थे जिनको लाया गया वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। अब यहां पर शुरुआत होती है भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल से जोड़ने की। दूसरा अहम चीज जो थी कि सेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, अब यहां से उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। अब जो है दायित्व होगा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, और अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पावर्स को डिवाइड कर देना, बांट देना। जो पहले शक्तियां बॉम्बे और मद्रास से छीन ली गई थी कानून बनाने की और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की, अब वो वापस रिस्टोर कर दी जाएगी। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो वापस दे दी जाएंगी बॉम्बे और मद्रास को। और अल्टीमेटली अगर हम बात करें इसका क्लाइमैक्स और इसकी फाइनल कंप्लीशन डिसेंट्रलाइजेशन का, वो 1937 पर होगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर व्हाइट पेपर जो इशू होगा उसके अकॉर्डिंग 1935 का एक्ट लाया जाएगा और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा तीसरी चीज जो होती है कि 3 नई प्रेसिडेंसी बनाई गई, या हम कह सकते हैं 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन किया गया। ये हैं बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1886 में और पंजाब में 1897 में। मींस पंजाब 1897 एंड दीज 3 दे वर फॉर्म्ड न्यू प्रेसिडेंसीज। नेक्स्ट पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होगी। पोर्टफोलियो सिस्टम जो कि आज भी हम उसका प्रयोग करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में इसका बहुत अच्छा रोल है। पोर्टफोलियो मतलब हर एक मिनिस्टर को एक मिनिस्ट्री प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अमित शाह के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, श्री राजनाथ सिंह के पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो ऐसे ही ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वो उसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। वहीं वाइसरॉय को पावर दे दी गई कि वो दिनचर्या के को चलाने के लिए या फिर जो बिजनेस है
मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो कि काउंसिल का है, उसके लिए कानून और ऑर्डर पास कर सकता है। अभी फिलहाल मैं आपसे बात करूं तो ये पावर जो ट्रांजैक्शन, मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल, अब ये जो है ये प्रोवाइडेड है टू द प्रेसिडेंट, ये हमारे राष्ट्रपति के पास है। वहीं नेक्स्ट और द लास्ट प्रोविजन जो था वो था वाइस रॉय को पावर दे दी गई कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है एंड विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल परमिट करे या ना करे, बट इमरजेंसी में चाहे तो वाइस रॉय इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, और इस ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड होगा 6 महीने। So ordinance has been inspired in our constitution from here only. So this was the Indian Council Act of 1861 and next हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा Indian Council Act of 1892. So if you like the video, do subscribe, share, and if you have any comment, do let me know in the comment section. Thank you.